students, welcome to Adda 24/7. I'm Rebecca, and in this video session I'm going to teach you a chapter of class 9th which has been taken from the book Beehive. The name of the chapter is Weathering the Storm in Ursama. This chapter is written by Harsh Mandar. This is chapter number 6. So first of all, before starting the session, I'll let you know what is the exact meaning of this topic. So first of all, let me tell you that where is Ursama? Ursama is a place, or I would say a block in उड़ीसा. So उड़ीसा में एक स्टॉर्म आया था और उस स्टॉर्म को कैसे फेस किया गया एक 19 साल के लड़के के द्वारा, एक 19 साल के यंग बॉय के द्वारा. Right? So in this whole video, I'll tell you the whole explanation of the chapter and we will discuss all the hard words which will come in between. And let me tell you also that I have divided this chapter in two parts, part first and part second. So here in this video, we are going to cover part first of this chapter. So let us begin. The cyclone that hit Odisha in October 1999 killed thousands of people and devastated hundred of villages. साइक्लोन क्या होता है? जब बहुत भयंकर सा तूफान किसी भी सी साइड से शुरू होता है तो वो बहुत भयंकर तबाही मचाता है. सो दैट इज नोन एज साइक्लोन, हवा का एक बवंडर. तो जब साइक्लोन ने उड़ीसा को हिट किया, यानी कि 1999 अक्टूबर में जब उड़ीसा में एक बहुत भयंकर सा तूफान आया, साइक्लोन आया, तो वहां पर हजारों लोगों की जानें चली गई और बहुत सारा डिस्ट्रक्शन भी हुआ. डिवास्टेड मीन्स डिस्ट्रक्शन. इट डिस्ट्रक्टेड 100 ऑफ विलेजर्स, यानी कि 100 से ज्यादा गांवों को क्या किया था, इसने बहुत बुरी तरीके से बर्बाद कर दिया था. कभी भी हवा का बहुत तेज बवंडर आता है तो वो सारी चीज़ों को तबाह कर देता है, सारी चीज़ों को तहस नहस कर देता है. अगर कच्चे घर होते हैं तो टूट जाते हैं, पेड़ गिरने लगते हैं और फिर लोगों की जाने जाना तो बहुत ही कॉमन है. For 2 dreadful nights, Prashant, who's Prashant? He is a young man who saved a number of lives when the storm hit in Odisha. तो प्रशांत वो आदमी है जिसने बहुत सारे लोगों की जानें बचाई हैं, बहुत सारे लोगों को सर्व किया है जब उड़ीसा में ये तूफान आया था. तो अब हमें क्या बताया जा रहा है कि जब उड़ीसा में ये साइक्लोन ने हिट किया तो 2 रातों तक, 2 ड्रेडफुल रातों तक, ड्रेडफुल मीन्स फियरफुल. सो 2 ऐसी भयंकर सी रातों को प्रशांत ने क्या किया, प्रशांत ने मरून किया ऑन द रूफ ऑफ अ हाउस. On the 3rd day, he decided to go his village. Did he find his family? So यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो ये प्रशांत नाम का लड़का था, ये अपने दोस्त के घर पर था जब ये तूफान आ रहा था. तो इसने अपने दोस्त के घर की छत का सहारा लिया और 2 दिन तक प्रशांत और प्रशांत के दोस्त की पूरी फैमिली इस छत के ऊपर बैठे रहे. उन्होंने 2 दिन यहाँ पर स्पेंड किए और उसके बाद फिर प्रशांत ये डिसाइड करता है कि वो अपने गांव जाएगा अपने घर वालों को ढूंढने के लिए, ये देखने के लिए कि उसके घर वाले जिंदा हैं या नहीं. तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि क्या प्रशांत को अपनी फैमिली वापस मिलती है, क्या वो अपनी फैमिली से मिल पाता है इस चैप्टर में या नहीं. सो दिस इज व्हाट समथिंग व्हिच वी आर गोइंग टू लर्न हियर इन दिस चैप्टर. एंड इफ यू वांट टू सी उड़ीसा इन द मैप ऑफ इंडिया, यू कैन सी हियर दिस इज द मैप ऑफ इंडिया एंड हियर इज उड़ीसा. ओके, नाउ लेट अस बिगिन. On 27th October 1999, this I have already told you कि 1999 में ये तूफान आया था and the month was October and the date has also been mentioned here, it is 27. तो 27 अक्टूबर 1999 को ये तूफान आया था. 7 years after his mother death, यानी कि इस डेट के 7 साल पहले प्रशांत की माँ का देहांत हो चुका था. Prashant had gone to block headquarters of Ursama. Ursama is a place in Odisha, as I told you. भारत का एक स्टेट है जिसका नाम है उड़ीसा, राइट? और उड़ीसा में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है जगतपुरा. तो उस जगतपुरा के ब्लॉक हैं काफी सारे और उनमें से जो हेडक्वार्टर ब्लॉक था, यानी कि जो सबसे बड़ा ब्लॉक था,
उसमें प्रशांत के दोस्त का घर था। कोई भी स्टेट होता है तो वो ब्लॉक्स में डिवाइडेड होता है, वहाँ काफ़ी सारे ब्लॉक्स होते हैं। तो जो स्टेट होता है वो पहले डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया जाता है और डिस्ट्रिक्ट के बाद उसमें क्या आते हैं, ब्लॉक्स आते हैं। तो देयर आर नंबर ऑफ ब्लॉक्स, उनमें से जो सबसे बड़ा ब्लॉक था उसमें ही अरसामा के बारे में मेंशन किया गया है दैट प्रशांत के दोस्त का जो घर था वो इसी सबसे बड़े हेडक्वार्टर में था, इस जगह के। दिस इज अ स्मॉल टाउन इन कोस्टल ओडिशा, ये एक छोटा सा टाउन है जो कि ओडिशा के कोस्टल साइड में है। सम 18 किलोमीटर्स फ्रॉम हिज विलेज, यानी कि जिस जगह पर प्रशांत रहा करता था उसके घर से इस जगह की दूरी 18 किलोमीटर्स है। टू स्पेंड द डे विद अ फ्रेंड, और वो वहां इसलिए गया था क्योंकि वो अपने दोस्त के साथ एक दिन बिताना चाहता था। इन द इवनिंग अ डार्क एंड menacing storm quickly gathered, और वो दिन में गया था जब तक शाम होने को आई, अचानक से बहुत ही खतरनाक सा, बहुत ही काला काला तूफान अचानक से इकट्ठा हो गया, यानी कि बहुत तेजी से एक तूफान आ गया जो बहुत ही ड्रेडफुल था, बहुत ही खतरनाक था, बहुत ही डेंजरस था, जिससे बच करके कोई भी निकल नहीं सकता था। Winds beat against the houses with a speed and fury that Prashant had never witnessed before. इतना भयंकर तूफान था, उसमें स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो कॉन्टिन्यूसली हर एक घर को क्या कर रहा था, हिट कर रहा था। जब तूफान आता है तो वो पूरी जगह पर फैलता है, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ एयर। तो दूर दूर तक तूफान पूरा फैला हुआ था और वो हर घर को जाकर के हिट कर रहा था। Heavy and incessant rain filled darkness, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और बारिश लगातार हो रही थी तो उसने बहुत ज़्यादा अंधकार मचा दिया था, मतलब हर तरफ धुंध छा गई थी, कहीं भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था प्रॉपर्ली, क्योंकि धूप का नामो निशान नहीं था। Ancient trees were uprooted and crashed the earth. जो पुराने पुराने पेड़ थे वो जड़ से उखड़ गए थे। अपरूटेड का मतलब होता है पेड़ का जड़ से उखड़ जाना, और वो आकर के कहाँ गिर रहे थे, जमीन पर, जिसकी वजह से जमीन फटती सी दिखाई दे रही थी। तो तूफान की स्पीड इतनी ज्यादा थी, तूफान इतना भयंकर था कि वो किसी भी चीज को अपने सामने आई हुई चीज को देख नहीं रहा था, वो कॉन्टिन्यूसली चीजों को हिट कर रहा था और हिट करने की वजह से वो भारी तबाही भी मचा रहा था। Screams rent the air as people and houses were swiftly washed away. Screams rent means falls. बहुत जोर जोर से हवाओं में स्क्रीम्स की आवाजें सुनाई देने लगी। अब स्क्रीम्स क्या है, लोग चिल्ला रहे थे, बारिश हो रही थी, हवा चल रही थी, लोग कॉन्टिन्यूसली इधर से उधर गिर रहे थे और उनके जब घरों पर, दरवाजों पर, पेड़ों पर, हर चीज पर एक तबाही सी भारी सी दिखाई दे रही थी, तो हर कोई जोर जोर से शाउट कर रहा था, चिल्ला रहा था, तो लोगों की आवाजें पूरी हवा में गूंज रही थी, एको कर रही थी। As people in houses were swiftly washed away, और बहुत ही तेजी से आप देखते वहां पर कि कैसे जो लोग थे, वो घर थे, वो पानी के साथ साथ बहे जा रहे थे। The angry water swirled, swirl means rotate होना, in a whirl motion, into his friend's house. जो पानी था ऐसा लग रहा था मानो वो बहुत गुस्साया हुआ है और वो बहुत तेज से रोटेट कर करके उसके घर के अंदर तक घुस आया था, नेक डीप। अब उसके घर के अंदर भी इतना पानी था कि अगर कोई उस पानी के अंदर जाता तो उसकी जो वाटर लेवल की डिस्टेंस होती वो सिर्फ इतनी होती कि सिर्फ उसकी गर्दन दिखाई दे रही होती, गर्दन तक पानी आ चुका था, यानी कि उनका जो फेस था दैट वाज ओनली विजिबल आउट ऑफ द वाटर, बाकी उनका पूरा जो धड़ था गर्दन से लेकर वो पूरा का पूरा पानी के अंदर समा गया था। द बिल्डिंग वॉज ऑफ ब्रिक एंड मोर्टार। व्हाट इज मोर्टार? मोर्टार वो कंक्रीट चीज़ें या फिर आपका जो भी मसाला, राइट, जो भी चीज़ें आप यूज़ करते हो किसी भी घर को बनाने के लिए, आपने देखा होगा जब घर बनता है तो दीवालों में पत्थर लगाने के लिए, उनको स्टेबल करने के लिए, उन्हें चिपकाने के लिए, उन्हें बिठाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें यूज़ करी जाती हैं, उन्हें आप मोर्टर बोलते हो, जैसे सीमेंट, राइट, और अलग अलग तरह की मटीरियल्स। तो ये जितना भी मटीरियल था वो उसके घर में लगा हुआ था, उसका घर एक पक्का घर था, इसी वजह से जो बिल्डिंग थी प्रशांत के दोस्त की
वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी, बिकॉज इट वॉज अ पक्का हाउस, राइट, enough to survive the devastation of the wind's velocity of 350 किलोमीटर पर आवर। तो इस विंड की जो वेलोसिटी थी, जो स्पीड थी, वो इतनी तेज थी, वो 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा था। इतना भयंकर तूफान था, इतना ज़्यादा भयंकर तूफान था कि कोई भी कच्चा घर उससे स्टेबल नहीं हो पाता। जितने भी कच्चे घर थे वो टूट गए थे, और प्रशांत के दोस्त का घर सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से बचा हुआ था क्योंकि वो एक पक्का हाउस था, वो सीमेंट, मोरंग, ईंट से बना हुआ था, और वो उन लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग था कि वो इस भारी भरकम तबाही से अपने आप को बचा सकें। बट द कोल्ड टेरर ऑफ द फैमिली ग्रीव, लेकिन जो बहुत एक्सट्रीम लेवल का टेरर था वो फैमिली का बढ़ा हुआ था, यानी कि जो प्रशांत के दोस्त की पूरी फैमिली थी वो बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। कोल्ड टेरर मतलब एक्सट्रीम टेरर। विद द क्रैशिंग ऑफ द ट्रीज दैट हैड गॉट अपरूटेड एंड फॉलन ऑन देयर हाउस। अब सबसे ज़्यादा डर इनके अंदर कब आ गया? सबसे ज़्यादा डर इनके अंदर तब आया जब इन्होंने ये नोटिस किया कि एक बहुत पुराना सा पेड़ जो कोकोनट का था वो जड़ से उखड़ा और आकर के उनके छत पर गिर गया। एक्चुअली इन लोगों ने जो आसरा लिया था वो उसी जगह का लिया था जो जगह छत पर थी, राइट। तो जिस जगह पे इन लोगों ने आसरा लिया था वो छत थी, और छत पर जब आकर के कोकोनट का ट्री गिर गया तो इन लोगों को लगा कि अरे बाप रे, ये क्या हो गया, अब तो हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और अब तो हम लोग जी नहीं पाएंगे, हमारी मौत तो पक्की है। तो इसी वजह से ये लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे और एक्सट्रीम फेयरफुल हो गए थे। Sometime in the middle of the night damaging its roof and wall, और शाम में कोई एक ऐसा वक्त भी आया जिस समय इनकी जो छत थी वो बुरी तरीके से टूटने लगी थी, और इनके घर की जो दीवारें थी वो भी इस चीज़ की वजह से टूटने लगी थी। सो इस सिचुएशन में जो इनके घर का डर था या इनके घर वालों के अंदर जो डर था वो बढ़ना लाजमी था। द क्रेज्ड डिस्ट्रक्शन wrought by the cyclone and surge of the ocean continued for the next 36 hours. Crazed destruction मतलब भारी तबाही। ऐसा लग रहा था मानो ये जो साइक्लोन है वो पागल सा हो गया है, वो इतनी भयंकर तबाही मचा रहा था। और wrought by means brought by। तो इस साइक्लोन की वजह से जो इतना भारी भयंकर डिस्ट्रक्शन हो रहा था और जो बढ़ता हुआ ओशन था, वो ये सारा का सारा जो हिसाब किताब चल रहा था वो 36 घंटे तक चलता रहा। 12 यानी कि आप सोच सकते हो 2 दिन से ज़्यादा ये लोग बहुत ही बुरी कंडीशन में थे। तो 2 दिन लगातार इन लोग इस चीज़ को झेलते रहे। 36 आवर्स ये लोग कम्प्लीटली ये सारी चीज़ें झेल रहे थे। Although wind speeds had reduced, लेकिन 36 घंटे के बाद जो विंड की स्पीड थी यानी कि जो हवा की स्पीड थी वो कम हो चुकी थी। रिड्यूस का मतलब होता है कम होना। Somewhat by the next morning, जब दूसरी सुबह आई, दूसरे के बाद तीसरा दिन आया, तो उस समय क्या हो रखा था, उस समय बहुत ज़्यादा तूफान नहीं दिख रहा था, तूफान की स्पीड कम दिखाई दे रही थी। To escape the waters rising in the ocean, rising in the house, Prashant and his friends family had taken refuge on the roof. तो इन लोगों ने सब चीज़ों से बचने के लिए क्या किया, इन लोगों ने सोचा कि अभी कहीं पानी बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए, और अगर पानी बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो हम लोग यहाँ पर रह नहीं पाएंगे। तो प्रशांत और उसकी फैमिली ने क्या किया था, उन्होंने टेम्प्रेरी शेल्टर ले लिया था। रेफ्यूज का मतलब होता है टेम्प्रेरी शेल्टर ऑन द रूफ, छत के ऊपर। तो अभी तक तो वो लोग घर के अंदर थे, लेकिन अब वो कहाँ चले गए थे, छत के ऊपर आसरा लेने के लिए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि पानी बहुत ज़्यादा भर चुका है। प्रशांत will never forget the shock he experienced at his first glimpse of the devastation wrought by the super cyclone in the grey light of the early morning. फिर राइटर कहते हैं कि जो प्रशांत है वो कभी भी इस चीज़ को भूल नहीं पाएगा कि किस तरीके से उसने एक बहुत बड़ा सदमा झेला था जब उसने एक्सपीरियंस किया था इस साइक्लोन को। पहली झलक में
वो बहुत ही खतरनाक था, ऐसा लग रहा था मानो वो पूरी तरीके से तबाही मचाने के लिए आया है। वो डिवास्टेशन रॉट बाय द सुपर साइक्लोन का मतलब क्या है, भारी तबाही हो चुकी थी जो कि किसके द्वारा लाई गई थी, बाय द सुपर साइक्लोन। यानी कि हमारे राइटर कहते हैं वो सिर्फ साइक्लोन नहीं था, वो एक बहुत ही भयंकर, बहुत ही सुपर साइक्लोन था जो बहुत स्ट्रॉन्ग था। इन द ग्रे लाइट ऑफ द अर्ली मॉर्निंग, यानी कि सुबह हो चुकी थी लेकिन सुबह की रोशनी में बिल्कुल भी लाली नहीं थी या पीलाहट नहीं थी, जो सुबह की रोशनी थी वो भी ग्रे ग्रे सी दिखाई दे रही थी, धुंधली सी दिखाई दे रही थी, क्योंकि सूरज तभी भी नहीं निकला था। इस तरीके से जो प्रशांत था वो कहाँ टिका रहा, वो अपने दोस्त की फैमिली के साथ टिका रहा छत पर, बट वो बहुत शॉक में था क्योंकि उसने काफी भारी भरकम तूफान नोटिस किया था। A raging deadly brown sheet of water covered everything as far as the eye could see. अब दूर दूर तक आप देखिए तो एक खतरनाक सी, एक डेडली ब्राउन सी, यानी कि ऐसे जिसको आपको देख करके लग रहा हो कि वो सब कुछ खत्म है, एवरीथिंग इज जस्ट केम टू एन एंड। तो ऐसा खतरनाक सा पानी, ब्राउन शीट ऑफ वाटर मीन्स ब्राउन कलर का जो वाटर है वो दिखाई दे रहा था दूर दूर तक। जहां तक भी लोगों की नजरें जाती थी उन्हें दूर दूर तक सिर्फ ब्राउन कलर का पानी दिखाई दे रहा था। ब्राउन कलर का पानी मतलब जो पानी था वो बहुत ही ज्यादा गंदा हो गया था, मिट्टी और लोगों से भरा हुआ ये पानी, जिसमें बहुत सारे लोग मरे हुए पड़े हुए हैं, बहुत सारी मिट्टी है जिसमें ये पानी मिल चुका है, और इधर उधर बहुत सारा कचरा। तो इस तरह का पानी इनको वहां पर दिखाई दे रहा था जो बहुत ही खतरनाक और बहुत ही अजीबोगरीब लग रहा था। ओनली फ्रैक्चर्ड सीमेंट हाउसेस, कुछ घर दिखाई दे रहे थे जो टूटे फूटे थे, और वो भी कौन से टूटे फूटे घर थे, जो सीमेंट के बने हुए थे, यानी कि जो ईंटें, पत्थर, मोरंग और सीमेंट के बने हुए थे, पक्के हाउस थे, वही सिर्फ दिखाई दे रहे थे, वो भी फ्रैक्चर्ड थे, मतलब टूटे फूटे थे। इन अ फ्यू प्लेसेस, कुछ जगह पर, ब्लॉटेड एनिमल कैरकैसेस, जानवरों के डेड बॉडीज दिखाई दे रही थी। कैरकैसेस रेफर्स टू द एनिमल डेड बॉडी जो कि ब्लॉट कर चुकी थी, स्वेल कर चुकी थी और वो पानी के ऊपर तैर रही थी। एंड ह्यूमन कॉर्प्सेस, कॉर्प्सेस मीन्स अगेन द डेड बॉडी। ह्यूमन की डेड बॉडी को आप क्या बोलते हो, कॉर्प्स बोलते हो, और जो जानवर की डेड बॉडी होती है उसको आप क्या बोलते हो, कैरकैसेस बोलते हो। तो ह्यूमन और एनिमल दोनों की ही डेड बॉडी फूल करके पानी के ऊपर आ गई थी और वो फ्लोट कर रही थी। All round even huge old trees had fallen. हर तरफ जो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे से पेड़ थे वो पूरी तरीके से गिर चुके थे। 2 coconut trees had fallen on the roof of their house. यानी कि 2 कैसे भी कोकोनट ट्रीज थे जो किसकी छत पर गिरे हुए थे, प्रशांत के दोस्त के घर की छत पर। This was a blessing in disguise. So blessing in disguise is an idiom which means जब आपके साथ चीजें बुरी चल रही होती हैं और बुराई में आपको कुछ अच्छा दिखने लगे, आपके साथ कुछ गलत हो लेकिन वो आपके भले के लिए हो जाए, तो दैट इज नोन एज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, राइट। तो यहाँ पर जो कोकोनट ट्री का पेड़ उनकी छत पर गिरा था वो उनके लिए एक बहुत ही बड़ा क्या था, डिस्गाइज था, मतलब बुरी चीज होना था, एक खराब चीज थी उनके लिए, लेकिन ये उनके लिए एक ब्लेसिंग हो गया था, बिकॉज द टेंडर कोकोनट फ्रॉम द ट्रीज केप्ट द ट्रैप्ड फैमिली फ्रॉम द स्टार्विंग इन द सेवरल डेज दैट फॉलोड। अब ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कैसे बना, अभी जो सिचुएशन थी बहुत तंग थी, इससे ज्यादा तंग सिचुएशन तब आ गई थी जब घर के ऊपर पेड़ गिर गया था। अगर घर के ऊपर पेड़ गिर गया था, बिकॉज घर के ऊपर पेड़ गिर चुका था तो घर के टूटने के चांसेस ज़्यादा थे, और ऐसा हो सकता था कि अब उन लोगों के पास कोई भी आसरा नहीं बचता जहाँ पे वो लोग बैठ पाते, राइट। लेकिन ये इनके लिए ब्लेसिंग कैसे हो गया, उस पेड़ पर कोकोनट लगे हुए थे, तो वो जब कोकोनट का पेड़ उनके घर पर गिरा तो लोगों ने उसी में से ही कोकोनट तोड़ तोड़ करके खाने शुरू कर दिए, जो इस भूखमरी के सिचुएशन में उनके लिए एक ब्लेसिंग बन गए थे। यानी कि इतने दिन से इन लोगों के पास कुछ खाने के लिए नहीं था, इतने दिन से ये लोग भूखे थे, क्या खाते क्या पीते कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अभी एटलीस्ट ये कुछ खा सकते थे और वो था कोकोनट, और उसका पानी भी ये पी सकते थे। तो दैट्स व्हाई इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर देम। बुरे में कुछ इनके साथ अच्छा हो गया था, और काफी दिनों की जो भूख थी वो इस तरीके से निपटा पाए थे। फॉर द नेक्स्ट 2 days, अगले 2 दिन, प्रशांत sat huddled with his friend's family in the open of the rooftop. अब 2 दिन प्रशांत के ऐसे ही बीत गए, प्रशांत अपने दोस्तों के साथ और उसकी फैमिली के साथ
कहाँ बैठा रहा? उसी छत पर लगातार 2 दिन। They froze in the cold, ठंड इतनी ज्यादा थी कि वो ठंड में जम गए थे। And incessant rain, और बारिश भी लगातार हो रही थी। The rain water washed away प्रशांत tear, प्रशांत रो रहा था लेकिन प्रशांत के आंसू दिखाई नहीं दे रहे थे क्योंकि बारिश के पानी से प्रशांत के आंसू भी धुल जा रहे थे। The only thought that flashed through his mind was whether his family had survived the fury of the super cyclone. Was he to be bereaved once again? अब प्रशांत के दिमाग में मानो बहुत सारे थॉट्स चल रहे थे, उसके दिमाग में बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि मुझे नहीं पता कि मैं अपनी फैमिली को वापस मिल भी पाऊंगा या नहीं मिल पाऊंगा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट आ रहा था कि इस वेदर ने उसकी फैमिली को बचाया भी होगा या नहीं बचाया होगा। इस भारी भयंकर साइक्लोन में उसके जो घर वाले हैं वो सरवाइव करे होंगे या नहीं करे होंगे, क्योंकि साइक्लोन वॉज सुपर। सो वॉज ही टू बी बीरीव्ड वंस अगेन? क्या वो उनसे कभी मिल पाएगा या फिर वो उन्हें भी क्या कर देगा? बीरीव कर देगा। ऐसा इसलिए बोला गया, ये बीरीव वर्ड का इस्तेमाल इसलिए किया गया है क्योंकि ऑलरेडी प्रशांत 7 साल पहले अपनी मदर को खो चुका था। तब उसे लग रहा था ऐसा तो नहीं होगा कि कहीं मैं अपने मम्मी और पापा को खो दूं। मम्मी को तो ऑलरेडी खो चुका है वो अब सोच रहा है कि कहीं वो अपनी और फैमिली को ना खो दे। ऐसा ना हो कि कुछ बहुत ही वियर्ड हो और वो ऑलरेडी किसी के लॉस से गुजर चुका है, अब वो नहीं चाहता था कि वो किसी और के लॉस से गुजरे। सफर फ्रॉम अनदर लॉस। ओके, नाउ लुक एट दिस। 2 days later, यानी कि 2 दिन बाद, which seems to प्रशांत like 2 years, वो 2 दिन प्रशांत के लिए ऐसे गुजरे जैसे मानो वो 2 साल थे। The rain ceased का मतलब होता है stopped, बारिश अभी रुक चुकी थी। And the rain water slowly began to recede, और जो बारिश का पानी था वो अब रिसने लगा था, यानी कि धीरे धीरे कम हो रहा था। अभी तक जो गर्दन तक पानी आ रहा था वो धीरे धीरे कम हो गया था। प्रशांत was determined to seek out his family without further delay. प्रशांत बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि अब वो यहाँ बैठ करके और इंतजार करे, और वो जल्द से जल्द अपनी फैमिली से मिलना चाहता था। But the situation was still dangerous. लेकिन अभी भी चीजें सही नहीं थी, अभी भी जो हालात थे वो बहुत ही खतरनाक थे। And his friend's family pleaded with प्रशांत to stay back. उसके दोस्त की फैमिली ने उससे कहा कि देखो कहीं मत जाओ, यहीं रुके रहो, अभी हालात ठीक नहीं है। Back a little while longer, but प्रशांत knew he had to go. प्रशांत से बहुत रिक्वेस्ट करी गई उसके फ्रेंड्स और उसकी फैमिली के द्वारा, लेकिन फिर भी प्रशांत नहीं टिका क्योंकि प्रशांत के दिमाग में था कि उसे जाना है, उसे अपनी फैमिली को किसी भी हाल में ढूंढना है। He equipped himself with a long sturdy stick and then started on his 18-kilometer expedition back to his village through the swollen flood waters. Expedition का मीन्स क्या होता है? जर्नी। तो अब प्रशांत के दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा था सिवाय इसके कि उसे कैसे भी करके अपनी फैमिली से मिलना है। तो उसने क्या किया? उसने एक लंबी, मजबूत, स्टिकली, स्टडी मीन्स स्ट्रॉन्ग, एंड देन स्टार्टेड ऑन हिज 18-kilometer एक्सपेडिशन, और फिर उसने अपनी वो 18 किलोमीटर की जर्नी स्टार्ट करी। एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस पार्ट और द प्रीवियस स्लाइड कि जो प्रशांत का घर था उससे उसके दोस्त की जो घर की डिस्टेंस थी वो 18 किलोमीटर की थी। तो प्रशांत ने क्या किया? प्रशांत ने एक डंडा लिया, वो डंडा मजबूत था, लंबा था, और उस डंडे के सहारे वो निकल गया, और इस तरीके से उसने अपनी 18 किलोमीटर की जर्नी को स्टार्ट कर दिया, जो कि वापस उसे कहाँ ले जा रही थी? उसके गांव। और वो उस स्वोलन पानी में मूव करता चला गया। यहाँ पे वाटर को स्वोलन क्यों बोला गया है? क्योंकि जो पानी था वो बहुत ही ज्यादा ऊपर तक था कि उसके अंदर वो डूबता हुआ जा रहा था, यानी कि उसकी पूरी आधे से ज्यादा बॉडी उसके नीचे थी पानी के। It was a journey he found never forget. वो एक ऐसा जर्नी था उसकी जिंदगी का जिसे वो कभी भी भूल नहीं सकता। He constantly had to use a stick to locate the road. उसे जबरदस्ती, उसे नहीं चाहते हुए भी
बार बार लगातार उस छड़ी का इस्तेमाल करना पड़ रहा था ये देखने के लिए कि रोड कहाँ है। टू डिटरमाइन वेयर द वाटर वॉज मोस्ट शैलो, ये देखने के लिए कि सबसे कम पानी कहाँ पर है, क्योंकि कम पानी में मूव करना आसान होता है और ज़्यादा पानी में मूव करना आसान नहीं होता। तो रोड ढूंढने के लिए, पानी का लेवल चेक करने के लिए उसे कॉन्टिन्यूसली डंडे का सहारा लेना पड़ रहा था। सो यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर, ये प्रशांत है और प्रशांत एक डंडे के सहारे मूव कर रहा है। At places it was waist deep, कुछ जगह पर अभी भी पानी ऐसा था कि वो उसकी कमर तक था। And progress was slow, और ऐसा लग रहा था कि आने वाले समय पर भी ये पानी उतना जल्दी रिसीड नहीं होगा। At several points he lost the road and had to swim, उसकी प्रोग्रेस स्लो दिखाई दे रही थी, मतलब उसके विलेज तक जाने का रास्ता उसे उतना आसान नहीं लग रहा था। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि उसे रोड नहीं दिखी, जहाँ पे वो रास्ता भूल गया, भटक गया, और जब उसे रास्ता नहीं दिखा, उसे रोड नहीं दिखी, तो उसको उस जगह पर क्या करके जाना पड़ा, तैर करके जाना पड़ा। आफ्टर सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद, ही वॉज रिलीव्ड, वो एक चैन की सांस ले पा रहा था, टू फाइंड टू फ्रेंड्स ऑफ हिज अंकल हु वर ऑल्सो रिटर्निंग टू द विलेज। रास्ते में ही उसको कहीं उसके अंकल के दो दोस्त मिल गए जो अपने घर वापस जा रहे थे अपनी फैमिली को ढूंढने के लिए। तो उसे थोड़ी सी राहत आई कि चलो कोई तो मिला मेरे गांव का जिससे मैं अपना हालचाल बता सकता हूँ। They decided to move ahead together, अब उन लोगों ने क्या ठाना था, उन्होंने ये निर्णय लिया था कि अब ये सब लोग साथ में जाएंगे अपने अपने गाँव और साथ में मिलकर के अपनी फैमिलीज को ढूंढेंगे। As they waded का मतलब moved थ्रू दी वाटर्स, जैसे कि हम लोग को पता है कि वो पानी के थ्रू मूव कर रहे थे। द सीज दे विटनेस ग्रू मोर एंड मोर मैकेबर, मैकेबर का मतलब क्या होता है, वर्स्ट, डेंजरस। तो जैसे जैसे ये लोग पानी के साथ साथ आगे मूव कर रहे थे, पानी के साथ साथ आगे बढ़ रहे थे, तो इनको कई सारे ऐसे नज़ारे देखने के लिए मिले जो बहुत ही खतरनाक, बहुत ही फ्योफुल और बहुत ही डरावने थे। दे हैड टू पुश अवे मेनी ह्यूमन बॉडीज, उन्हें काफ़ी सारी लोगों की डेड बॉडीज को अपने रास्ते से हटाना पड़ा। बहुत सारे आदमी, बहुत सारी औरतें, बहुत सारे बच्चे वहां पर मरे पड़े हुए थे। And carcasses of dogs, goats, cattle that the current swept against them as they moved ahead. बहुत सारे उनको जानवरों के डेड बॉडीज के अलावा उन्हें जानवरों के डेड बॉडीज के अलावा उन्हें ह्यूमन की डेड बॉडीज मिली। तो खूब सारी ह्यूमन डेड बॉडीज, खूब सारे जानवरों की डेड बॉडीज जैसे कि गोट्स, डॉग्स, कैटल्स, ये सब उनके रास्ते में आए। द करेंट स्वेप्ट अगेंस्ट देम एज दे मूव्ड अहेड, उसके बाद जब वो आगे बढ़ रहे थे तो वहां पर ये सारी चीजें उन्होंने देखी। In every village that they passed, they could barely see a house standing. और जैसे जैसे ये लोग गांव की तरफ बढ़ रहे थे, इन्होंने देखा कि मुश्किल से ही एक आध घर है जो बचा हुआ है, वरना ऑलमोस्ट सारे के सारे घर जो थे वो बह गए थे, क्योंकि गांव में ज़्यादातर जो घर होते हैं वो कच्चे होते हैं। प्रशांत नाउ वेप्ट आउट लाउड एंड लॉन्ग, अब प्रशांत क्या करने लगा था, प्रशांत जोर जोर से चिल्लाने लगा था और रोने लगा था। He was sure that his family could not have survived this catastrophe. Catastrophe मतलब calamity। अब प्रशांत को ये सारी हालात देख करके लग रहा था, जब उसका कोई घर नहीं बचा, कोई जगह नहीं बची जहाँ पर उसको कोई भी एक घर दिखाई दे रहा हो, तो वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके रोने लगा, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी पूरी की पूरी फैमिली मर चुकी है और अब कोई भी नहीं बचा है। तो वो शाउट कर रहा था और चिल्ला चिल्ला करके रो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था इस भयंकर कैलामिटी में मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई भी सर्वाइव किया होगा। सो विद दिस माय डियर स्टूडेंट, वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस part, but there is another video that is part 2. So in the next session we will look forward to the part 2 of this video session. At last, thank you everyone, but do not forget to like, share and subscribe our channel so that you can get all the notifications of our channel. Thank you. Bye bye.